गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो कि एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हम कभी ना कभी जरूर करते हैं। इन मिस्टेक्स को आप अच्छी तरह से देख ले और समझ ले ताकि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप इस तरह की गलतियां नहीं करें, ताकि आप म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर सकें। नंबर 1 मिस्टेक जिसे कि हम में से ज्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं और वो है बिना सोचे समझे अपना इन्वेस्टमेंट करना। काफी सारे इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या फिर इन्वेस्टमेंट करते वक्त वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि उन्हें 1 ईयर के लिए या फिर 2 ईयर या फिर 5 ईयर या 10 ईयर किस पीरियड के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना है। और साथ ही वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। किसी भी काम को अगर आपको सक्सेसफुली पूरा करना है तो ऑफ कोर्स आपको जानना होगा कि वो काम कैसे पूरा होगा, उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स लेना होगा। आपको ये पता लगाना होगा कि वो काम आप कर पाएंगे कि नहीं, और अगर कर पाएंगे तो उसे करने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पे जब भी आप किसी भी तरह का इक्विटी इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल गोल निर्धारित करना होगा। आप अपना इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हैं। फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करना बहुत सिंपल है। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग करना होगा। रिटायरमेंट के बाद हमें पैसे की ज़रूरत होगी, तो ऑफ कोर्स आप रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं, उसके लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन के लिए हमें पैसा जमा करना है, तो उसके लिए आप एजुकेशनल गोल के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, रिटायरमेंट प्लान जब भी आप बनाएंगे तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको पता है कितने सालों बाद आप रिटायर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड पता है। बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर आप कोई गोल बना रहे हैं तो वहाँ भी आपको पता है कि कितने सालों बाद आपको पैसे की ज़रूरत आ सकती है। इसी तरह से आप दूसरे फाइनेंशियल गोल भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल गोल पता होना ही चाहिए। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं तो मोस्टली वो इन्वेस्टमेंट जर्नी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो फाइनेंशियल गोल डिसाइड करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आप म्यूचुअल फंड, दैट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की होता है, सबके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। सिर्फ वैसे लोग ही या फिर वैसे इन्वेस्टर ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको खुद का रिस्क प्रोफाइल चेक करना होगा। अगर रिस्क प्रोफाइल में पता लगता है कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, दैट इज़ मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल या फिर एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं, तो वहाँ पे आप इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं। तो फाइनेंशियल गोल के बाद आपको खुद का रिस्क प्रोफाइल जरूर चेक करना चाहिए। रिस्क प्रोफाइल देखिए, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ की आप चेक कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो हमारे वेबसाइट phronesisinvestor.com पे भी फ्री में अपना रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर करें। बिना रिस्क प्रोफाइलिंग किए हुए इन्वेस्टमेंट करने का, दैट टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, कोई मतलब नहीं बनता है। एक बार आपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइलिंग चेक कर लिया, उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है, मोस्टली आपको जब आप फाइनेंशियल गोल सेट करेंगे तो वहाँ से ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट, सपोज कोई 30 ईयर्स के बाद रिटायर होने वाला है, कोई 40 ईयर्स के बाद रिटायर होने वाला है, कोई 10 ईयर्स के बाद रिटायर होने वाला है, कोई 5 ईयर्स के बाद रिटायर होने वाला है, तो वहाँ से आपको एक टाइम पीरियड मिल जाएगा कि ओके, मुझे 5, 10, 15 या 20 ईयर्स के लिए प्लान बनाना है, ताकि रिटायरमेंट के बाद मेरे पास कुछ सफिशिएंट पैसा हो जिससे कि मेरा घर चल सके। उसी तरह से एजुकेशन के लिए अगर आप बना रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए, आपको पता है रफली कि 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स के बाद मुझे पैसे की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आप एक प्लान बना सकते हैं। अलग अलग प्लान बनाएं। रिटायरमेंट प्लान अगर है, क्योंकि टाइम पीरियड अलग है, वहाँ पे आप अलग तरह का रिस्क लेंगे। लाइक रिटायरमेंट प्लान सपोज कोई 20 ईयर्स के लिए बना रहा है, तो वहाँ पे तो 20 ईयर्स का टाइम होराइजन है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चों के एजुकेशन के लिए बना रहा है और सिर्फ 5 ईयर का प्लान है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ कोर्स 5 ईयर्स के लिए भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर रिस्क आप थोड़ा कम लेंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएं। नंबर 2 मिस्टेक है, हम म्यूचुअल फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उसके आधार पे कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करते हैं और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब उन टॉप फंड्स का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाता है तो फिर से हम चेक करते हैं कि अब टॉप फंड्स कौन से हैं, और फिर से पुराने फंड्स को बेचकर उन सो कॉल्ड टॉप फंड्स में अपना
इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये सो कॉल्ड टॉप फंड्स हमेशा टॉप फंड नहीं रहेंगे। टॉप फंड हमेशा चेंज करता रहता है। वो इसलिए चेंज करता है कि देखिए यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जब स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो कई बार उनका इन्वेस्टमेंट सही होगा, कई बार गलत होगा। तो जब उनका सही होगा तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे, और जब उनका स्टॉक सिलेक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तो रिटर्न्स कम आएंगे। और ये हमेशा ही अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई कितना भी अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम क्यों ना हो, कभी ना कभी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस उसमें ज़रूर आएगा। तो एक बार आपने अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो सिर्फ इसलिए उसे नहीं बेच दे कि अब परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे आ गया है। देखिए अभी जो आप फिर से सो कॉल्ड टॉप फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आने वाले समय में उसका ही परफॉर्मेंस नीचे आ सकता है। तो सिर्फ थोड़े से अंडर परफॉर्मेंस के कारण किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को बेचना सही नहीं है। एक बार आपने एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आइडियली हमें लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहिए। देखिए कुछ सालों में उसका रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आएगा, कुछ सालों में थोड़ा कम आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एवरेज आउट हो जाएगा और आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो तब तक आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को नहीं बेचें जब तक उसमें अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो। देखिए अगर बेंचमार्क से कोई बहुत कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, बेंचमार्क 12% का रिटर्न दे रहा है, आपका फंड 5-6% का रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे सही है। देखिए अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा, इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस अगर 2 ईयर से उससे भी ज़्यादा है तब तो वहाँ पे हम कॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर 1-3% का अगर अंडर परफॉर्मेंस है शॉर्ट टर्म का, तो उसके कारण हमें किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को आइडियली नहीं बेचना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि किसी भी फंड में हम लॉन्ग टर्म तक बने रहें। देखिए बेचना तो आपको सिंपल है ना, मैं बेच दूंगा, लेकिन देखिए वहाँ पे आपको एग्जिट लोड देखना होता है बेचते वक्त। वहाँ पे आपको देखना होता है टैक्सेशन, अगर किसी तरह का कैपिटल गेन्स हुआ है तो वहाँ पे टैक्स देने का इशू आता है। और साथ ही एक बार आपने बेच दिया तो फिर से आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर वो आपने सही से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इन्वेस्टमेंट करने में डिले किया, तो अगेन आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने काफ़ी देर में इन्वेस्टमेंट किया, पैसा आपने रखा हुआ है, तो उससे भी कंपाउंडिंग पे फ़र्क पड़ेगा। तो अगर एक बार हमने अच्छे फंड में इन्वेस्ट किया तो बने रहे, थोड़े बहुत अंडर परफॉर्मेंस के कारण फंड से नहीं निकले। ये सो कॉल्ड टॉप फंड्स चेंज करते रहते हैं। नंबर 3 मिस्टेक है बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर देना। देखिए काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे जिनके पोर्टफोलियो में आपको 20, 30, 40, 50 म्यूचुअल फंड स्कीम्स मिलेंगे। तो देखिए एक म्यूचुअल फंड, जब भी आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप चेक कर लें वहाँ पे अगर स्टॉक्स देखेंगे, नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो 40, 50, 60 स्टॉक्स ऑन एन एवरेज ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड हो गया पोर्टफोलियो। तो इसीलिए ट्राई करें कि बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करें। अगर पोर्टफोलियो छोटा है, बहुत छोटा इन्वेस्ट कर रहे हैं अमाउंट, तो 2-3 फंड सफिशिएंट है। अगर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है तो 5-6 फंड सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बार आपने सिर्फ 2-3 फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका पोर्टफोलियो जो ओवरऑल है वो ऑलरेडी ओवर डाइवर्सिफाइड हो गया है। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि 10, 20, 50, 40 डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वहाँ पे देखिए आपको ज़्यादातर स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल जाता है। तो यहाँ पे अच्छा ये होगा कि आप एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट नहीं करें। अगर आप सारे स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि आप निफ्टी 500 का कोई इंडेक्स फंड है उसमें इन्वेस्ट कर दें। ऑल 500 स्टॉक्स में आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। सिर्फ एक स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा। अगर आपको लार्ज कैप के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या फिर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ऑल 50 स्टॉक्स, तो उसके लिए 2, 3, 4 एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट नहीं करें। सिर्फ 1 सिंगल निफ्टी 50 को फॉलो करने वाले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें। वहाँ पे एक ही फंड से आपको सारे 50 स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल जाएगा, एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा। तो ध्यान में रखें कि अगर एक्टिवली मैनेज्ड फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि बेंचमार्क से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न हम जनरेट कर सकें, तो वहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 फंड्स, बेसिस ऑफ कोर्स आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे डिपेंड करेगा। कम है तो कम फंड, ज़्यादा है तो थोड़ा फंड बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फंड्स। लेकिन बहुत ज़्यादा फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, उससे ओवरऑल रिटर्न्स आपका बढ़ेगा नहीं, मोस्टली कम होगा और मोस्टली वो बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न आएगा। इसीलिए नंबर ऑफ फंड्स पे जरूर ध्यान दें। अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त ध्यान दें कि देखिए जो डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, ये सब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हैं। इनमें से ही कुछ स्कीम्स सेलेक्ट करके इन्वेस्ट कर दें।
अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर या फिर थीम का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो सेक्टर और थीमेटिक फंड्स को बिल्कुल अवॉइड करें। उसमें जो स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं वो स्टॉक्स आपको डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी मिल जाएंगे। पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप ये भी ध्यान में रखें कि सारे स्कीम किसी एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी का सेलेक्ट नहीं करें। ट्राई करें कि एटलीस्ट अगर मान लीजिए आप 3-4 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ट्राई करें कि 3-4 डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज के अच्छे क्वालिटी के स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी के स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे और उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है अगर उस स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो उसके कारण पूरा पोर्टफोलियो आपका बुरी तरह से हिट होगा। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करने का ये तरीका है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी के डिफरेंट स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 4th मिस्टेक जो कि बहुत कॉमन है और इसके कारण इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में अच्छा खासा लॉस भी होता है और वो है बिना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना। देखिए, हमेशा ध्यान में रखें कि इन्वेस्टमेंट करना आसान नहीं है। कोई भी चीज़ इनफैक्ट आसान नहीं होता है। उसके अगर आपको वो करना है तो आपको पहले उसके बारे में जानना होगा। मान लीजिए आपको कार ड्राइव करना है तो उसको आपको सीखना होगा कि कार ड्राइव करते कैसे, उसके बाद आप चलाएंगे। ऐसा नहीं कि बिना सीखे हुए आप बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे और गाड़ी खुद ब खुद सही से चलने लगेगी। आपको सीखना पड़ेगा। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आपको सीखना होगा कि इन्वेस्टमेंट किया कैसे जाता है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, एक तो होता है स्टॉक इन्वेस्टिंग, डायरेक्ट आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए, वो अलग है। वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नॉलेज चाहिए तभी इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन म्यूचुअल फंड्स को अगर आप देखते हैं तो उतना ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ भी चाहिए। बिना बेसिक इन्फॉर्मेशन के खुद से म्यूचुअल फंड्स में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। या तो अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाएं और खुद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें या फिर किसी एक्सपर्ट का हेल्प लें। खुद से बिना सोचे समझे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादातर केसेस में रिजल्ट्स आपका अच्छा नहीं आएगा और इन्वेस्टमेंट जर्नी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स का आइडिया है तो आप खुद से अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर पाएंगे, पीरियोडिक इंटरवल पे उसका रिव्यूज़ कर पाएंगे और साथ ही अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है लंबे समय तक तो वहाँ पे आप चेंजेस भी कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे आप डिसाइड कर पाएंगे एसेट एलोकेशन और मार्केट कैप एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि इक्विटी में कितना डालना है, डेट में कितना डालना है, गोल्ड में कितना डालना है, रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्ट करना है। अगर मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो वहाँ पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए, ये सब डिसाइड करना आसान नहीं है। इसके लिए आपको ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स का आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप खुद से मैनेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना ही होगा। और अगर आप खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इन दैट केस आपको किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपको किसी एक्सपर्ट का हेल्प चाहिए तो उसके लिए या तो आप किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप हेल्प लें, वहाँ पे आपको कुछ फ़ी देना पड़ेगा और उनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और या फिर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इन दोनों एक्सपर्ट में से किसी एक का हेल्प आप ले सकते हैं। नंबर 5th मिस्टेक है एसआईपी को बीच में बंद कर देना। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे जब मार्केट बिल्कुल नीचे गिर चुका होगा उस समय ही अपना एसआईपी बंद कर देते हैं। तो देखिए, एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और इसे इसलिए बनाया गया है ताकि आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट को टाइम करने का मतलब क्या हुआ कि जब मार्केट पूरा गिर जाएगा तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा मैं सब कुछ बेच दूंगा। ये होता है मार्केट टाइमिंग। तो यहाँ पे देखिए, पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो कि सक्सेसफुली मार्केट को टाइम कर सके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसीलिए एसआईपी का कॉन्सेप्ट आया है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है ये। यहाँ पे आपको मार्केट ऊपर है नीचे है इसकी चिंता नहीं करना है, आपको हमेशा ही अपना एसआईपी कंटिन्यू करना है। और ख़ासकर तब तो आपको अपना एसआईपी बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए जब मार्केट गिरा हो, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट समय होता है। उसी तरह से जब मार्केट ऊपर भी है उस समय भी आइडियली हमें एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ऊपर है वो ठीक है लेकिन अचानक कब मार्केट गिर जाए। क्योंकि जब मार्केट गिर जाएगा आप फिर से इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, पता चला फिर से मार्केट ऊपर चला गया। इसीलिए
इन झंझटों से बचने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए SIP आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का टाइमिंग करने की जरूरत नहीं हो। मार्केट ऊपर है नीचे है डजेंट मैटर, हमें अपना SIP लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल सैटरडे है तो कल शाम को 7:30 to 8:30 PM मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगा। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।